हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। जब हम लोग किसी भी लिक्विड को एक कंटेनर में रखते हैं तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं इनटू द वेपर स्टेट। इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट कांटेक्ट ऑफ गैस होते हैं, क्योंकि गैसेस की एनर्जी ज्यादा होती है और जब वो इस सरफेस के साथ यहाँ पर टकराएंगे तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को लीव कर देते हैं और वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। अगर हम लोग इस कंटेनर को ओपन रखेंगे ये मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकल जाएंगे और एस्केप करेंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर यही चीज हम लोग एक क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे और जिसके साथ हमने एक साइड में बैरोमीटर या मानोमीटर अटैच किया होगा तो हम लोग देखते हैं कि ये वेपर्स यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है इसमें बेटा कलेक्ट होती जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जमा हो जाते हैं दे स्ट्राइक विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर और कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें से वापस आना शुरू कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि इनिशियल स्टेज में एक ही प्रोसेस होती है जिसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं और कुछ देर के बाद यहाँ पर एक और प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इनिशियल स्टेज में जो रेट ऑफ इवापोरेशन होती है वो ज्यादा होती है और रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो जाती है और इसलिए जैसे जैसे इवापोरेशन बढ़ती जाती है कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर जो मरकरी होती है उसको बेटा वो नीचे की ओर पुश कर जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ मरकरी नीचे आना शुरू हो जाती है और यहाँ मरकरी ऊपर जाना शुरू कर देती है। लेकिन जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर बन जाए तो ये जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर है ये एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करते हैं। क्यों? रेट ऑफ इवापोरेशन का मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन का होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से एक मिनट में 4 मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं तो उसी एक मिनट में 4 मॉलिक्यूल जो है वो नीचे बेटा कंडेंसेट हो रहे हैं। इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट रहता है तो उनका प्रेशर जो होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि जो ये अब मरकरी का नीचे आना है और ऊपर आना है ये बंद हो जाता है और कुछ देर के बाद जब ये स्टेज पहुंच जाती है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं, जो प्रेशर होता है यहाँ पर जिसको हम लोग P कहेंगे, दैट P इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी। वह रो जो होते हैं वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होती है, जो यहाँ पर मर्क्यूरी है वो कांस्टेंट होती है। एच जो होती है वो हाइट होती है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना गैस बनेगा। और जी जो होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि इसमें रो और जी कांस्टेंट होते हैं, इसलिए जो प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर हाइट ज्यादा मेंटेन होगी तो ज्यादा प्रेशर, अगर हाइट कम मेंटेन होगी तो कम प्रेशर। वो प्रेशर जो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स अप्लाई करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज उसको हम लोग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहते हैं या उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोगों को वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है सो इट इज प्रेशर exerted by vapors of a liquid at equilibrium stage. This is what is vapor pressure. अब क्वेश्चन होता है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कि कौन सा लिक्विड हम लोग ले रहे हैं उस पर यह डिपेंड करता है। सपोज करें हमारे पास जो लिक्विड है वो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल चार और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। इसमें यहां पर जो बॉन्ड बन जाता है इस बॉन्ड को बेटा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे समझा सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इज बेसिकली HOH। इट इज H सिंगल बॉन्ड O एंड H। फिर दूसरा मॉलिक्यूल है H सिंगल बॉन्ड O एंड H सिंगल बॉन्ड O एंड H। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है O का चार्ज डेल्टा नेगेटिव होता है, H का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। उसी तरह से यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, सॉरी यहाँ पर O जो है वो नेगेटिव रहेगा, H जो है वो पॉजिटिव रहेगा। H जो है वो पॉजिटिव, O जो है नेगेटिव। अब एक ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव एक H पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और एक बॉन्ड बनेगा।
ये बॉन्ड एक स्पेशल बॉन्ड होता है जिसको बेटा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब जो ये नेचर ऑफ लिक्विड होता है कि ये इसी पर डिपेंड करता है कि जो ये फोर्स डेवलप होता है ये कौन सा फोर्स है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या उससे एक वीकर फोर्स है जिसको बेटा हम लोग डाइपोल डैश डाइपोल फोर्स कहते हैं। दीज फोर्सेस जो है ये हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और हमें पता है सबसे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ग्रेटर देन डाइपोल डैश डाइपोल फोर्स होती है। इसलिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका मतलब होता है उसकी टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स कम होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसकी टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स ज्यादा होगी। इसलिए सिंपली वो मॉलिक्यूल जिसमें ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका वेपर प्रेशर जो होगा वो लेस होगा, और जिनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनका वेपर प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। दिस इज हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। दूसरा फैक्टर जो है वो है बेटा टेम्परेचर, क्योंकि हमने पढ़ा है जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वन हाफ बेटा कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो उसका मतलब हुआ जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर, या वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बेटा वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ेगी। इसीलिए जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड है उनकी वेलोसिटी जब बढ़ जाएगी तो दे विल एस्केप इनटू द वेपर स्टेट। इसीलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर्स ज्यादा ज्यादा बन जाते हैं, जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसीलिए सिंपल टर्मिनोलॉजी में हमने रखना याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर जो होगा वो भी बेटा इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो वेपर प्रेशर है वो भी बेटा डिक्रीज होगा। ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। इसी तरह से हम लोग अब एक और टर्म पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अभी तक जो हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे वो सिंगल लिक्विड का था। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है, उसमें हम लोग एक सॉलिड ऐड कर देते हैं, और जो सॉलिड है वो बेटा नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल सॉलिड का मतलब होता है जो वेपर्स नहीं बनाता, विच डज नॉट वेपोराइज। अब जब ये सॉलिड हम लोग इस लिक्विड के अंदर डालेंगे तो ये सॉलिड अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू आउट द लिक्विड। इसकी वजह से ये सॉलिड पार्टिकल जो हमने रेड से डिजिग्नेट किए वो अपने आप को जो इंटीरियर है इसमें अरेंज कर लेता है। तो इंटीरियर ऑफ द सबस्टेंस को बेटा हम लोग बल्क कहते हैं। एज वेल एज सम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इवन एट द सरफेस। जैसे यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल रखा, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल रखा, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल कहा, जो ये सरफेस मॉलिक्यूल है और इंटीरियर मॉलिक्यूल्स है ये एक सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम रहती है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर जब जो ये लिक्विड है तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल भी बेटा वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बना सकता है, ये भी वेपर, यानी कि जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल है वो सारे वेपर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो सॉलिड है और वो नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर नहीं बनाएगा, ये भी वेपर नहीं बनाएगा, ये भी वेपर नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं दे डू नॉट वेपोराइज। अगर वो वेपोराइज नहीं हो रहे हैं तो बेटा थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपोराइज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन फॉर्म वेपर्स वो बेटा डिक्रीज हो गया। अगर आप यहां देखें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वेपर बना रहे हैं और यहां पर बहुत कम बना रहे हैं। दिस लिक्विड जिसको हम लोग कहते हैं प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर बेटा इसको सॉल्यूशन। इसलिए डायग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे जब हम सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, यहां पर मोर वेपर। क्यों? अभी मैंने आपको कहा यहाँ एक हाइट h मेंटेन होगी। जो हाइट होती है प्रेशर जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रो इंटू h इंटू जी, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। क्यों?
क्योंकि रो भी कांस्टेंट है बेटा, जी भी कांस्टेंट है। लेकिन जब हम लोग इसी सबस्टेंस में हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, यहां पर जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो सरफेस कम हो गई। अगर सरफेस कम हो गई तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। इसीलिए जब हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में एक सोल्यूट जो कि बेटा एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, नॉन वोलेटाइल जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो वेपर्स नहीं बनाता है, जब वो ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमने इसके अंदर जो सोल्यूट डाला वो भी वेपोराइज हो जा रहा था, तो इसके अंदर बेटा और मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेपर्स बनेंगे, यानी कि यहां पर मॉलिक्यूल, यहां पर मॉलिक्यूल, यहां पर मॉलिक्यूल, यहां पर और वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स किसके होंगे? एक तो सॉल्वेंट के होंगे होंगे, दूसरा बेटा सोल्यूट के भी होंगे, क्योंकि यहां पर जो सोल्यूट है वो भी बेटा वेपर्स बनेगा। इसलिए इस केस में क्या होगा? इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसलिए दोनों कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन में सॉल्वेंट का कम और एक कंडीशन में सॉल्वेंट का ज्यादा। लेकिन आपने याद रखना, जो चीज हम लोग जनरली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो बेटा दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा, जहां पर हम लोग एक सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे जो वेपर्स ने बनेगा। इसलिए आपने याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज लेस। जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट होता है, इसको जनरली बेटा हम लोग पी नॉट ए से डिजिग्नेट करते हैं। और जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, उसको जनरली हम लोग पी ए से डिजिग्नेट करते हैं, या इसको बेटा पी एस से भी डिजिग्नेट करते हैं। पी ए से क्यों डिजिग्नेट करते हैं? क्योंकि इसमें भी अगर आप एक्चुअल सेंस में देखेंगे, जो वेपर्स है वो सॉल्वेंट ही बनाता है, इसलिए पी ए, क्योंकि सोल्यूट तो बनाता नहीं। लेकिन क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म है, तो बेटा पीएसबी, यानी कि इस केस में जो पी ए है वो हमेशा बराबर होता है पी एस। लेकिन आपने याद रखना, अगर ऐसी कंडीशन आएगी, जो पी ए नॉट होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए या पी एस। किसी किसी बुक में रिवर्स भी लिखा होगा, यानी कि पी ए जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन पी ए नॉट। इसका मीनिंग हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ a solvent in a solution is always less than vapor pressure of your solvent. आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। जो ये राउल्ट्स लॉ है, ये बेसिकली है अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस। जब हम लिक्विड सॉल्यूशंस लेते हैं तो उसका मतलब होता है वो मिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम लोग सॉल्युबल नहीं करते हैं। हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, ये बेटा मिसिबल कंपोनेंट्स का होना चाहिए, यानी कि जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाए और हमें एक सॉल्यूशन दे। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? एक हमारा सॉल्वेंट होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा सोल्यूट होगा। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें जो मिक्सचर मिल जाता है उसको बेटा हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर हम लोग इन दोनों के साथ एक मानोमीटर रखें और इस कंटेनर को क्लोज करें, तो ये सॉल्वेंट जो है ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस वेपर प्रेशर को हम लोग पी ए नॉट से डिजिग्नेट करते हैं, और जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर है उसको हम लोग पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस समय ये एक दूसरे को अफेक्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में जो पी ए नॉट है उसको हम लोग पी ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और इसी तरह से बी को हम लोग पी, यानी कि सोल्यूट के वेपर प्रेशर को हम लोग पी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल अगर हम लोग ना सॉल्वेंट ने ना सॉल्यूट ले, तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब बेटा जो ये रोल्स लॉ है ये कहता क्या है? रोल्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रोवाइडेड द टेंपरेचर इज केप्ट कांस्टेंट। उसका मतलब हुआ जो पी सी है, इट इज अबाउट सॉल्यूशन, is directly proportional to chi c.
where Pc is vapor pressure of the component in solution और chi बेटा उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे k इंटू काई सी, वायर के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब आगे जाके अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि जो काई सी होता है फॉर ए प्योर कंपोनेंट वो बेटा 1 के बराबर होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, यानी कि या तो अगर हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट ले लें या तो हम लोग अगर सिर्फ सोल्यूट ले लें तो इसका भी पी ए नॉट जो होता है वो 1 के बराबर होता है, काई 1 के बराबर होता है, तो इसका भी काई भी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अगर इस इक्वेशन 1 में, जिसको हम लोग 1 यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, मैं काई सी को 1 के बराबर रखूं तो जो हमारा पी सी है that will become equal to k। लेकिन बेटा जब वो एक प्योर कंपोनेंट होता है तो उस समय जो पीसी होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट सी से, तो काई जो के होता है जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ये पी नॉट सी के बराबर बनेगा। तो इसीलिए अगर इस के को हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारा वेपर प्रेशर जो पीसी है वो बन जाएगा पी नॉट सी इंटू बेटा काई सी। मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो दिस इज एक्चुअली रोल्स लॉ। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग रोल्स लॉ को अगर दोबारा से डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, लेकिन कब, जब बेटा वो सॉल्यूशन में है। ये भी है, ये वेपर प्रेशर ऑफ, लेकिन ये तब है जब वो प्योर था, जब हमने उसको किसी के साथ मिक्स नहीं किया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और काई जो है वो उसका मोल फ्रैक्शन है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर बेटा ये प्रोडक्ट की निशानी है, ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट इज मोल फ्रैक्शन। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि टेम्परेचर बेटा हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जो दूसरा पार्ट हमारा है वो है वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो दो कंपोनेंट्स है, एक है सॉल्वेंट दूसरा है सॉल्यूट। जो हमारा सॉल्वेंट है वो है बेटा वोलेटाइल और जो हमारा सॉल्यूट है वो है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो बेटा वेपर्स बनाता है और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर्स नहीं बनाता। इसलिए जो पी भी इसमें होगा वो 0 के बराबर होगा और यहां पर जो पीएस है दैट विल बी इक्वल टू ओनली पीए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। इसके हिसाब से अगर पीएस है तो वो किसके बराबर निकला, पीए के बराबर। लेकिन पीए खुद जो होता है वो पीए नॉट इनटू काई ए होता है। अगर आप देखेंगे पीए नॉट इनटू काई, जो ये पीए नॉट होता है इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट हमेशा बेटा कांस्टेंट होता है, तो विच इंप्लाइज जो पीएस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। इस तरीके से हम लोग रोल्स लॉ को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेंपरेचर। ये आपने याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट है, इसलिए जो भी डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं वो सिर्फ हम लोग एट ए गिवन टेंपरेचर